हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ पावर सिस्टम 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर। और कई सारे यूनिवर्सिटीज में पावर सिस्टम में सब्जेक्ट है, कहीं पे पीएसए नाम है, कहीं पे कुछ नाम है, कहीं पे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट में टॉपिक आता है, कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेज या जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेज इन ट्रांसमिशन लाइन करके। तो जनरली हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ये, बट जो आईकेजी पीटीयू जो है उसमें एक लास्ट ईयर जब सिलेबस चेंज किया गया था 2018 में, तो वहाँ पे दो सब्जेक्ट बनाए गए थे, पावर सिस्टम 1 एज वेल एज पावर सिस्टम 2। तो पावर सिस्टम 1 में ये सारे कंटेंट दिए हुए हैं, कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस, और इसके हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेजेस भी पढ़ेंगे। हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म है, क्यों होता है ओवर वोल्टेजेस, रीजन क्या है। तो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है आईकेजीपीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो टॉपिक है जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस। बल्कि ऐसा टॉपिक नहीं होता, जनरली जनरेशन तो हम कभी शौक से नहीं चाहेंगे कि ओवर वोल्टेजेस का जनरेशन करें। जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेजेस हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में टॉपिक आता है, कोई इशू नहीं है। अलग अलग टाइप के हम लोग एसी डीसी या इम्पल्स जनरेशन करते हैं, बट जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस कभी टॉपिक नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो ओवर वोल्टेजेस है ये कोई इसके बेनिफिट हमें नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस ही होते हैं, और हमारा सिस्टम जो है वो अनबैलेंस होता है। तो अगर कहीं पे हम ये लिखते हैं जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। हाँ, हम ये लोग कह सकते हैं कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस, रीजन क्या है ओवर वोल्टेजेस का, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। दो टाइप से होते हैं जनरली, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज के कारण। बट जनरली हमें ये चीज नहीं कहना चाहिए जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस। जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेजेस आप कह सकते हैं, बट ओवर वोल्टेजेस कहीं भी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। अब जिन्होंने लिखा ना लिखा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट मैं आप लोगों को बताऊं, वहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पे अगर ये टर्म्स आता है जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस, इट मींस इट्स ए कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस। वही कॉजेज जो है वही मेथड है जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस का। ठीक है, तो आप इस चीज पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सो गाइज, before starting these topics, this topic, I can request you, if you are the student of electrical engineering or if you are the faculty member of electrical engineering department, kindly subscribe my channel and share with your friends or colleagues or batchmates, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप लोग सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। और बहुत जल्दी मैं आगे करना चाहता हूँ, बट क्या है एक्चुअल में लेक्चर लोड्स भी अपने भी होते हैं, प्लस कई टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव लोड्स होते हैं, जिस कारण से टाइम कम मिल पा रहा है। क्योंकि कंटेंट्स मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद देखते हैं, जो भी इसमें स्लाइड्स और ये सारे बनाने में इट्स टाइम टेकिंग। एक 20 मिनट्स के रिकॉर्डिंग के लिए आई नीड टू एक्सपेंड 3 to 4 आवर्स। सो गाइज, आप लोग अगर मोटिवेट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला होता है कि मैं ज़्यादा से जल्दी आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर हो सके आपको अवेलेबल करा सकूं। क्योंकि देखो, जो भी एग्जामिनेशन होने हैं सारे ऑफलाइन मोड में होने हैं, ऑनलाइन मोड में अब कुछ भी नहीं होगा। आप इस भ्रम से निकल जाइए, कोविड अपनी जगह है, आपकी डिग्री अपनी जगह है। वैसे भी आप अगर ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं तो एक तरह से आपके साथ छली है, टेक्निकल स्किल्स है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। हम लोग प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं, ये थ्योरेटिकल और ये सब चीजें तो अलग चीजें। प्रैक्टिकल के लिए आपको सब्जेक्ट और ये जो मैंने रेफरेंस बुक्स लिखे हुए इसमें जाके टॉपिक ढूंढ के खुद से ही पढ़ना पड़ेगा टू क्लियर योर कंसेप्ट। मेरे स्लाइड से आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड गेट द मार्क्स। बट फॉर बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज के लिए जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुनना भी जरूरी है, साथ ही साथ आपको अलग से एक रेफरेंस बुक को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. That topic is generation of over voltages or causes of over voltages. That causes of over voltages is known as the methods of generation of over voltages. You never confuse. So guys, let's begin the topic. The first line is a sudden rise in voltage for a very short duration on the power system is known as a voltage surge, transient voltage or over voltages in power line. अगर आपको ये भी कहीं पे लिख के क्वेश्चन आता है कि जनरेशन ऑफ वोल्टेज सर्ज या जनरेशन ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज या कॉजेज ऑफ वोल्टेज सर्ज और कॉजेज ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज, तो भी आपको यही सारी डिटेल लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइज, ओवर वोल्टेजेस आर द टेम्पररी नेचर एंड एग्जिस्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स इन माइक्रो सेकेंड्स। ये जो ओवर वोल्टेजेस है ये सिर्फ माइक्रो सेकेंड्स के लिए हमारे पास आते हैं, माइक्रो सेकेंड्स के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और उसी माइक्रो सेकेंड्स में हमें इसको मेजर करना पड़ता है और इसको
सिस्टम से रिमूव करना पड़ता है टू स्टेबल द सिस्टम। सिर्फ उतने ही माइक्रो सेकेंड्स में आके हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को अनबैलेंस्ड कर देते हैं। बट इट्स अफेक्ट द ओवरऑल फंक्शन ऑफ पावर सिस्टम। ये जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आप देख रहे हो टाइम ड्यूरेशन कितना है माइक्रो सेकेंड के रेंज में, बट ये ओवरऑल पावर सिस्टम के फंक्शन को अफेक्ट करता है। अब वोल्टेज सर्ज आर जनरली स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ राइज टाइम t1 एंड द टाइम t2 डिके टू हाफ ऑफ द पीक वैल्यू। जो हाफ ऑफ द पीक वैल्यू है, इतने तक आने में जो डिके टाइम लगता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड द ओवरऑल टाइम t1, ये जो t1 जो राइज टाइम है, इस दोनों पे डिपेंड करता है वोल्टेज सर्ज। उसी में के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये आपका वोल्टेज वेव टेल है, जो आप सडनली देख रहे हैं एक्सीड होके कहाँ तक चला जाता है। तो जो ये EM है दैट विल द मैक्सिमम, और EM by 2 तक जहां तक आ जाता है दैट विल नोन एज ए डीके टाइम या हाफ ऑफ द पीक वैल्यू। अब कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस, या जो सिलेबस में लिखा है जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस, जनरली 2 टाइप से जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट इंटरनल कॉजेज एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कॉजेज। तो जो एक इंटरनल कॉजेज है उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा, लेक्चर नंबर 3.2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल कॉजेज जो कि लाइटनिंग होता है, और इसके अलावा एक्सटर्नल कॉजेज के प्रोटेक्शंस क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन, दैट विल बी कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइज लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज इंटरनल कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस, मीन्स जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू इंटरनल कॉजेज, ये भी सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है दैट विल बी द इंटरनल कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस। Internal causes of over voltages on the power system are primarily due to the oscillation set up by the sudden change in the circuit condition। जो हमारा सर्किट है, जो हमारा पावर सिस्टम का सर्किट है, उसमें जो सडनली हम कोई भी किसी भी तरह का चेंज करते हैं, उसके कारण जो हमारा वोल्टेज सर्ज या ट्रांजिएंट सिस्टम अवेलेबल होता है उसमें, उसी के कारण हम उसको ओवर वोल्टेजेस, उसके कारण जो प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू इंटरनल कॉजेज। तो जो इसमें इंटरनल कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस है उसको जनरली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्विचिंग सर्ज, जब हम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हैं उस टाइम पे जो सडनली पीक वैल्यू होती है वो होता है। दूसरा होता है आपका इंसुलेशन फेलियर, जो हमारा इंसुलेशन सिस्टम लगा हुआ है अगर वो कहीं फेल हो जाए। तीसरा होता है आर्किंग ग्राउंड, एंड फोर्थ वन इज रेजोनेंस। तो इन चारों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्विचिंग सर्ज, इसे कितने टाइप्स के होते हैं, इंसुलेशन फेलियर क्या है, आर्किंग ग्राउंड क्या है, और रेजोनेंस क्या है। तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी नोन एज स्विचिंग सर्ज। स्विचिंग सर्ज क्या होता है? तो ओवर वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पावर सिस्टम ड्यू टू स्विचिंग ऑपरेशन आर नोन एज स्विचिंग सर्ज। सम केसेस आर, इसके अलग अलग टाइप के केसेस हैं, बट स्विचिंग सर्ज होता क्या है? जब हम सडनली स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, किसी भी लाइन को कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, उस टाइम पे जो सर्ज मीन्स क्या, सडनली जो राइज टाइम होता है। आपने एक एड देखा होगा, स्विचिंग पे ही मैं आपको एक एड बताता हूँ। एक आपने किसी एक यूपीएस का ऐड देखा होगा इन्वर्टर का, जिसमें एक बॉक्सिंग पंच करके फेस पे इस तरह से किया जाता है, तो दिखाया जाता है कि उस माइक्रो सेकेंड के लिए पूरा का पूरा जबरा जो है वो कितना आपका हिलता है। तो इतना सारा जर्क आता है आपके ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे जब हम सडनली किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। उस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो कैसे बियर होगा, वो सब चीजें आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो इसके कॉजेज है स्विचिंग सर्ज के, तो पहला कॉज है केस ऑफ एन ओपन लाइन। ड्यूरिंग स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ अनलोडेड लाइन, जो हमारा कोई मान लो अनलोडेड लाइन है, ट्रेवलिंग वेव्स आर सेटअप विच प्रोड्यूस ओवर वोल्टेजेस ऑन द लाइन। अब जब अनलोडेड लाइन होता है तो उसमें ट्रेवलिंग वेव्स होते हैं। ट्रेवलिंग वेव्स का मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आप लोग देखिएगा व्हाट इज ट्रेवलिंग वेव और उसके पावर इक्वेशंस क्या क्या बनते हैं। आर सेटअप विच प्रोड्यूस ओवर वोल्टेज ऑन द लाइन इफ, अब इसका कंडीशन क्या होता है वो देखिए। इफ ई आर एम एस इज द सप्लाई वोल्टेज, अगर हमारा ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, अगर ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, देन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विच द लाइन विल हैव टू विथस्टैंड विल बी 2√2e। मीन्स हम जो इसकी वैल्यू होती है 2√2e तक हम लोग इसको विथस्टैंड कर सकते हैं। दिस वोल्टेज इज द टेम्पररी, इज ऑफ टेम्पररी नेचर। इट इज बिकॉज द लाइन लॉसेज एटेन्यूएट द वेव एंड इन वेरी शॉर्ट टाइम। जो एटेन्यूएशन होता है लाइन वेव का, उसके कारण वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसका जो विथस्टैंड वोल्टेज है वो कितना है? 2√2e तक है। ठीक है, ERMS अगर उसकी वैल्यू हो उस केस में। नेक्स्ट दूसरा जो इसका कॉज है वो कॉज है कॉजेज ऑफ लोडेड लाइन। ओवर वोल्टेजेस विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ ए लोडेड लाइन। जब हमारा कोई लोडेड लाइन है उसके जो जब हम लोग उसका स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं
उस टाइम पे भी ओवर वोल्टेज हमारा जो है वो जनरेट होता है। सपोज ए लोडेड लाइन इज सडनली इंटरप्टेड, अगर हमारा कोई लाइन है लोडेड लाइन, वो सडनली इंटरप्ट हो गया ड्यू टू सम फॉल्ट, दिस विल सेट अप ए वोल्टेज ऑफ 2ZNI across the break where I is the instantaneous value of current at the time of opening of line and Zn is the natural impedance of the line। अब सडनली अगर हमारा कोई इंटरप्शन हो जाता है लोडेड लाइन में, उस कारण से एक वोल्टेज सेटअप होता है, उसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज सेटअप होता है, वो कितना 2ZNI, जहां I क्या है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है जितने टाइम के लिए ओपनिंग हुआ है लाइन उसके लिए, और दूसरा है Zn जो है वो नेचुरल इंपीडेंस ऑफ द लाइन है। थर्ड जो इसका कॉज है स्विचिंग सर्ज का, दैट विल बी द करंट चॉपिंग। इट्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे IR है, ए मिस हो गया मेरे से टाइप कर देता है, इन द एयर सर्किट ब्रेकर होगा, आप इसको यहाँ पे एयर पर रीड करें, द एयर सर्किट ब्रेकर्स। अब इसमें क्या होता है, व्हेन ब्रेकिंग लो करंट विद एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, the powerful deionizing effect of air blast caused the current to fall abruptly to zero well before the natural current zero is reached. This phenomenon is called current chopping and produce high transient voltage across the breaker contacts। अब क्या होता है, जब आप देखते हैं कि सडनली एक पॉइंट तक जब हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं किसी भी सर्किट ब्रेक में, एक होता है मूवेबल, एक होता है फिक्स्ड। तो जब सडनली पहला वाला और उसके बीच में जो एयर मीडियम है, जैसे ही वोल्टेज राइज उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक करता है एयर को, एक स्पार्क होता है और धीरे धीरे उसके बीच में करंट का कंडक्शन होता है। एक पॉइंट आता है जिसपे सडनली वो जो कॉन्टेक्ट है वो मूव कर जाता है फिक्स्ड की ओर और करंट चॉपिंग हो जाती है। उस टाइम पे जब वो उस कॉन्टेक्ट आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस टाइम पे सडनली एक ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होता है, दैट विल बी कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज जनरेशन ड्यू टू करंट चॉपिंग। ये जब आप सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टर्म्स भी आएगा करंट चॉपिंग, वहां पे आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम लोग पावर सिस्टम एनालिसिस या स्विच गियर प्रोटेक्शन स्टडी करेंगे उस टाइम पे हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट है आपका, दैट विल बी द इंसुलेशन फेलियर। अब इंसुलेशन फेलियर क्या है, द मोस्ट कॉमन केस ऑफ इंसुलेशन फेलियर इन ए पावर सिस्टम इज द ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर which may cause over voltage in the system. Suppose a line at potential E is earth at point X। अब आप देखिए जैसे अपना ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन किसी भी पॉइंट X से अगर मान लो सडनली ग्राउंड हो गया, फॉल्ट हो गया कि उसमें सीधा ग्राउंडेड हो गया, वो आप देख रहे हैं ग्राउंड होके सीधा फॉल्ट पे आ रहा है, तो अब आप क्या देखेंगे इसमें, द अर्थिंग ऑफ द लाइन कॉजेज टू इक्वल वोल्टेज ऑफ -E। ये आप देख रहे हैं -E दोनों तरफ है, एक -E है, एक E है, इधर दोनों तरफ हाफ हाफ वोल्टेज ले लिया हमने P, और एक Q पॉइंट है, बीच में X फॉल्ट है। टू ट्रेवल अलोंग XQ एंड XP, XQ एंड XP इसके बीच में -E वोल्टेज है। करंट जो कंटेनिंग करंट क्या है, -E/Zn इधर एंड +E/Zn रिस्पेक्टिवली, दोनों केस में आप देख रहे हैं। अगर आप P की तरफ देख रहे हैं तो E/Zn है, और अगर आप Q की तरफ देख रहे हैं तो -E/Zn। Both these current passes through X to earth। अब ये दोनों करंट X से सीधा ग्राउंड की तरफ पास होता है। तब इस केस में क्या होगा, अगर ये करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों बाहर की तरफ है, और ये तीसरा भी बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा क्या होता है, जनरली जो आउटगोइंग करंट होता है इनकमिंग करंट के बराबर होता है। अगर मैं इस X पॉइंट पे KCL लगा दूं तो क्या होगा, बोथ दीज करंट पासेस थ्रू X टू अर्थ सो दैट करंट टू अर्थ इज 2E/Zn। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूंगा, यहाँ पे जो करंट देखूंगा वो करंट क्या हो जाएगा, 2E/Zn हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं कि ओवर वोल्टेज का एक रीजन है। अगर करंट की वैल्यू हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट बढ़ जाएगा तो वोल्टेज आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि करंट जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या हो गया, 2E/Zn। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है आपका आर्किंग ग्राउंड, ठीक है, आर्किंग ग्राउंड है, और उसके बाद आपका लास्ट है रेजोनेंस। आर्किंग ग्राउंड क्या होता है उसको देखिए आप लोग, द फेनोमेना ऑफ इंटरमिटेंट आर्क टेकिंग प्लेस इन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट of a three-phase system with consequent production of transmission is known as arcing ground। The transient produced due to arcing ground are cumulative and may cause serious damage to the equipment in the power system by causing breakdown of insulation। It can be prevented by earthing the neutral।
अगर हम न्यूट्रल को अर्थ कर दे, अर्थ को अर्थिंग कर दे न्यूट्रल का, तो ये प्रिवेंटेड हो सकता है। अब इंटरमिटेंट आर टेकिंग प्लेस टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑफ ए 3-वे सिस्टम। अब क्या होता है, जो अपना लाइन टू क्लियरेंस हम लोग लेते हैं ग्राउंड से, जो अर्थ टू लाइन क्लियरेंस लेते हैं, उसमें ये आर्किंग होता है, ग्राउंड आर्क डेवलप होता है इसमें। द ट्रांजिएंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आर्किंग ग्राउंड आर कम्युलेटिव एंड मे कॉज सीरियस डैमेज टू द इक्विपमेंट टू द पावर सिस्टम बाय कॉजिंग ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जब आपका कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, उसके और ग्राउंड के बीच में हम प्रॉपर क्लियरेंस मेंटेन नहीं करते, तो जो कंडक्टर वायर है उसमें एक आर्क डेवलप होता है वहां पे, और उस आर्क के कारण क्या होता है, जो हमारा इंसुलेशन लगा हुआ है, चाहे डिस्क इंसुलेटर हो या पिन इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, उसमें डैमेज होने का डर रहता है, उसका इंसुलेशन फेलियर होने का डर। तीसरा है और चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है आपका, रेजोनेंस। इट में अकर्स व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अंडर रेजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द पावर फैक्टर इज यूनिटी। क्या होता है, जब हम लोग रेजोनेंस की केस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस की कंडीशन ही होती है कि XL इज इक्वल टू XC। इट मीन्स जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मीन्स दोनों रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टिव और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उस केस में जब हम Z की वैल्यू निकालेंगे, तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इट मीन्स जो आपका इंपीडेंस है, लाइन इंपीडेंस Z, दैट विल बी इक्वल टू R। और उस केस में पावर फैक्टर क्या होगा आपका, पावर फैक्टर जो होगा आपका वो होगा यूनिटी। नेक्स्ट क्या कहता है, रेजोनेंस कॉजेज हाई वोल्टेज इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इफ जनरेटर EMF वेव इज डिसॉर्टेड, द ट्रबल ऑफ रेजोनेंस में अकर ड्यू टू फिफ्थ और हायर हार्मोनिक्स एंड इन कॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबल टू। तो ये जो रेजोनेंस होता है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ करता है, जब आप अंडरग्राउंड केबल के डिस्कशन करेंगे, अंडरग्राउंड केबल को पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि आपस में तीनों फेज के बीच में कैपेसिटेंस जनरेट होता है, और जो लाइन है रेजोनेंस, उसके कारण क्या होता है, फिफ्थ और हायर हार्मोनिक्स जो है वो डेवलप होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि व्हाट इज हार्मोनिक्स, तो मैं यहाँ पे एक ब्रीफ कर दूं आपको। हार्मोनिक्स क्या है, जो ऑर्डर में लिखा रहता है फिफ्थ, एक्चुअल में क्या है, जो आपका साइकिल है, अगर इंडिया की बात करें हम लोग, तो 50 हर्ट्ज है। इट मींस 50 टाइम पॉजिटिव, 50 टाइम निगेटिव। तो फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब है जो उसका पांचवा साइकिल होगा, 1 2 3 4, फिफ्थ जो साइकिल होगा उसमें डिस्टोर्शन होगा, और उसके आगे के जितने साइकिल्स होंगे उसमें डिस्टोर्शन होगा। तो फिफ्थ में एक सिग्नल में डिस्टोर्शन होने का मतलब क्या है कि 1/50 टाइम सेकेंड्स, 1/50 सेकेंड्स जो है वो हमारा सिस्टम अनबैलेंस रहा हुआ है। तो सेकेंड का 1/50वां भाग अगर वो ज्यादा होते जाएगा तो इट्स कॉजेज ए ओवर वोल्टेज जनरेशन। तो रेजोनेंस के केस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो हमेशा यूनिटी होगा या यूनिटी से ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड ए ओवर वोल्टेजेज। वो ओवर वोल्टेजेज ही कहलाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी है, तो जो सेंडिंग इन वोल्टेज है, रिसीविंग इन वोल्टेज है, दैट विल बी नियरली इक्वल और मोर देन सेंडिंग इन वोल्टेज वो हो जाता है। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा जनरेट हो जाएगा, जैसे अंडरग्राउंड केबल का दिया हुआ है, तो उस केस में आपका रिसीविंग इन वोल्टेज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा सेंडिंग इन वोल्टेज से, दैट इज कॉल्ड द ओवर वोल्टेजेज इन ए सिस्टम ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण इसलिए ओवर वोल्टेजेज होता है। सो गाइज, इंटरनल कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेज इज कंक्लूडेड नाउ। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेज और जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेजेज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ड्यू टू इंटरनल कॉजेज, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज विल क्लासिफाई अगेन इन 4 टाइप्स ड्यू टू स्विचिंग सर्ज। दूसरा आपको मैंने बताया इंसुलेशन फेलियर, तीसरा आपने देखा आर्किंग ऑन, एंड चौथा इज रेजोनेंस। तो ये 5 मार्क्स में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि इंटरनल कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, इसको आप एक्सप्लेन करें, तो आप उसको बता देंगे। अगर आपसे डिटेल में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द ओवर वोल्टेज कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेज, वहां पे आप 2 टाइप लिखेंगे, फर्स्ट वन इज इंटरनल कॉजेज और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज को आप अगेन 4 टाइप में डिवाइड करेंगे, एंड एक्सटर्नल कॉजेज जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिलीवर करूंगा, लाइटनिंग एक प्रोसेस है जिसके कारण ओवर वोल्टेजेज होता है, और ये एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेज है। तो एक्सटर्नली ये जनरेट होता है एटमॉस्फेयर में, और वो हमारे लाइन के साथ सिंक्रोनाइज होता है। वो कैसे होता है पूरा का पूरा प्रोसेस, और प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेजेज क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, or if you are the diploma student in electrical engineering department, and if you are the faculty member of electrical engineering department,
अक्रॉस द कंट्री इन एनी यूनिवर्सिटी। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के बीच में जरूर शेयर करें, स्पेशली स्टूडेंट को जरूर शेयर करें टू गेट द टॉपिक वाइज लेक्चर ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा और आपको एक एक टॉपिक वाइज लेक्चर दूंगा ताकि आप उस टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।